हेलो दोस्तों, मैं रघु कुशवाहा अपने चैनल ज्ञान मुद्रा एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी 11 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, और अगर हम अब से देखें तो कुछ एक महीना आप लोगों के पास शेष बचा हुआ है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि इस एक महीने में ऐसा क्या पढ़ा जाए कि जो आपको 11 अक्टूबर के दिन मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके। ठीक है, तो आइए आज उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि ऐसे वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे कि प्रश्न लगातार यूपी पीसीएस पूछता रहे। देखिए अगर हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो होता क्या है कि उनके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, और वो उन टॉपिक से कंटिन्यूस प्रश्न पूछते रहते हैं। हर एक दो साल में उन टॉपिक से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो ऐसे अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो कम से कम वो 30 से 40 टॉपिक हैं और वो टॉपिक लगातार यूपी पीसीएस रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो आइए विषयवार उन टॉपिक्स को जान लेते हैं जिससे आपको इस एक महीने में ये कंफर्म हो जाए कि सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के भूगोल की। ठीक है, तो भारत के भूगोल से देखें, ठीक है, अगर हम लोग भारत के भूगोल की बात करें तो यहाँ पर 8 से 10 प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत वे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि यूपी पीसीएस लगातार प्रश्न पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के आकार एवं अवस्थिति की। ठीक है, भारत के आकार एवं अवस्थिति की। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ से कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखा है कि क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं और कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को कम से कम भारत के आकार और अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरे टॉपिक्स आते हैं उनको मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जीएस के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक लिस्टिंग के अंतर्गत आ सकते हैं कि जो गंभीर अभ्यर्थी होता है या फिर जो थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो उन टॉपिक्स की लिस्टिंग को पहले ही करके रखता है। जैसे देखिए क्या होता है, भारत के अंतर्गत आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है पर्वत। ठीक है, ऐसे ही पठार, ठीक है, नदियाँ, झीलें, बांध। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं इनको आपको लिस्ट के अंतर्गत करके पढ़ सकते हैं आप लोग। जैसे कि पर्वत के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है, उसकी ऊंचाई के बारे में जान लेंगे और उस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे कि भारत के अंदर पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्वत कहाँ पर स्थित हैं और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इनके अंतर्गत कौन से पर्वत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पठार की। तो कौन सा पठार भारत के किस रीजन में स्थित है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नदियों की बात करें तो नदियों के अंतर्गत हम लोगों को पता होना चाहिए कि नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है, इनका मुहाना कहाँ पे है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती हैं या फिर आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और इनकी लंबाई में आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं याद करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कंपेयर में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी लंबी है। अगर आपसे कहीं कुछ वहाँ पर क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर। अब ऐसे ही अगर हम झीलों की बात करें तो झीलों के अंतर्गत भी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और कुछ नहीं। बांध की बात करें तो इसमें बस दो चीज़ें आपको पता करनी है कि कौन सा बांध किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ टॉपिक। अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जलप्रपात आते हैं यहीं पर। ठीक है, जलप्रपात आते हैं और जलप्रपात के अंतर्गत भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की तो फिर आता है अगला टॉपिक आपका
भारत की जनजातियां, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ठीक है। उनकी विशेषताओं के बारे में कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है ना। आपको जो इनके बारे में डिटेल से तैयारी करनी थी वो तो आप पहले कर चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बचे हुए 1 महीने में आपको कैसे इन टॉपिक्स को बहुत तेज़ी से समेटते हुए आगे निकल जाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे जनजातियाँ हो गई, अब बात करते हैं भारत में खनिज संपदा की, ठीक है। खनिज संपदा के अंतर्गत आप लोगों को बस ये करना है कि किस खनिज की खान किस राज्य में स्थित है और कौन सी खान किस खनिज की है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या बताया कि किस खनिज की खान कौन से राज्य में स्थित है, और काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये खान किस खनिज की है या फिर इस खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ लिस्टिंग वाली चीज़ों की। ये भी चीज़ें अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से लिस्ट में सजा के इनको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक चीज़ और आती है कि भारत में जो तेल शोधन कारखाना है, ठीक है, भारत के तेल शोधन कारखाने या फिर तेल शोधन केंद्र कह लें इनको, ठीक है, तो कौन से राज्य में इनकी अवस्थिति है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये नियर अबाउट 22 से 23 हैं, तो आपको पता करना होगा कि कौन से राज्य में ये स्थित हैं, और राज्य का मतलब यानी कि राज्य के कौन से शहर में इनकी स्थिति है, आपको ये पढ़ना होगा। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो ऐसे ही भारत में ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, ताप विद्युत या फिर जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके बारे में भी आपको ऐसे ही यहाँ पर एक टॉपिक और हो गया जो परमाणु विद्युत केंद्र है। तो इनमें भी आपको क्या करना है कि कौन सी ये ताप विद्युत परियोजना या फिर जल विद्युत परियोजना या फिर परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। राज्य का मतलब यहाँ पर वही हो गया कि राज्य के किस शहर में स्थित है, या फिर कभी कभी सीधा राज्य से सुमेलित करने के लिए ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं पेपर में। अब यहाँ पर ये भारत के भूगोल के अंतर्गत टॉपिक हैं। अब अगर हम बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट हो जाती है खनिज संपदा से। क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो खनिज उत्पादन के जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनसे हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और अपने उसमें ऐड कर लीजिए कि खनिज संपदा के अंदर आपको खानों और खनिज के बारे में, यानी कि खनिजों की खानों के बारे में तो आपको पढ़ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके उत्पादन के नवीनतम आंकड़े, ठीक है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कौन सा खनिज ज़्यादा पैदा होता है, या फिर ऐसे ही करके आपको हर खनिज के बारे में मतलब पढ़ लेना है कुल मिला के। अब 2 चीज़ें और बचती हैं भारत के भूगोल से अगर हम देखें तो वो है बंदरगाह, ठीक है, और उद्योग। तो बंदरगाह के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है कि पश्चिमी तट पर स्थित है, किस राज्य में है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है या फिर ये कृत्रिम बंदरगाह है, ये चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उद्योगों के अंतर्गत आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि भारत में कौन सा शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, बस। अगर हम बात करें भारत के भूगोल के अंतर्गत, आप अगर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते तो यकीन मानिए अगर 8 से 10 प्रश्न आते हैं तो 5 से 6 आराम से आपके प्रश्न, 6 से 7 आराम से प्रश्न आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, ये भारत के भूगोल के अंतर्गत के टॉपिक थे, इन्हें आप आराम से लिख सकते हैं, या फिर अभी भी टाइम है, आप चाहें तो इनको एक लिस्टिंग में करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारत के भूगोल के बाद बात करेंगे हम लोग विश्व के भूगोल की, ठीक है। विश्व के भूगोल की, तो यहाँ पर विश्व के भूगोल के अंतर्गत देखें तो प्रश्नों के आने की जो संभावना है वो है 5 से 6। 5 से 6 प्रश्न आपके यहाँ से आ सकते हैं। तो जो चीज़ें अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये कि जो चीज़ें हमने भारत के संदर्भ में पढ़ी थी वही चीज़ें हम अब विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे यहाँ पर।
जैसे कि भारत के संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था, पर्वत, पठार, ठीक है, नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और जुड़ जाएगी, मरुस्थल, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या, वही चीज़ जो मैंने भारत की भूगोल के संदर्भ में बताई थी कि इन जो पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, मरुस्थल या फिर आपके जो जलप्रपात है, इनकी अवस्थिति क्या है, यानी कि ये किस देश में स्थित हैं, किस नदी पर स्थित हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ेंगे कि नदियों के संदर्भ में, ये आप भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल दोनों के संदर्भ में पढ़ेंगे कि किस नदी पर कौन सा शहर स्थित है। यानी कि पूछा जाता है काफ़ी बार कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो ये हमेशा से भी पूछा जाता रहा है। तो और अगर हम बात करें विश्व के भूगोल के अंतर्गत, तो कुछ आता है, जैसे हम लोगों ने भारत की जनजातियों के संदर्भ में पढ़ा था, उसी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे विश्व की जनजातियाँ। और पढ़ना क्या है कि ये जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, किस देश में, या फिर काफ़ी बार आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि किस महाद्वीप में निवास करती हैं। अब बात करते हैं विश्व के भूगोल के कुछ और टॉपिक हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, ठीक है, एक आपका होगा स्थानीय पवनें, ठीक है, और आपका होगा महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, और एक हो गया आपकी जल संधियां। तो इनको भी आपको तैयार कर लेना। और देखिए मैं आपको बता दूं इनमें पढ़ना क्या है। ज्वालामुखी के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, और ये ज्वालामुखी सक्रिय है या फिर अक्रिय है, ये चीज़ें पढ़नी है। तो दो चीज़ें आपको ज्वालामुखी से पढ़नी है। मतलब इन टॉपिक्स को आपको बहुत शॉर्ट में निपटाना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये नहीं कि आपको अब ज्वालामुखी के बारे में पूरा पढ़ने एकदम बैठ जाना है, ये नहीं करना है आपको। सिर्फ जो आयोग की डिमांड है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है इस बचे हुए समय में। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमेशा से ही आपको शॉर्ट में पढ़ना है। जब आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तब आपने पूरा पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम की डिमांड है हमें सिर्फ उसके अनुरूप हम लोगों को अपनी तैयारी को करना होगा। तो ऐसे ही हम लोग स्थानीय पवनों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पवन ठंडी है या फिर गर्म है, और दूसरी चीज़ किस देश में ये चलती है। ठीक है, यही हम लोग महासागरीय धाराओं के बारे में देखेंगे कि ये महासागरीय धारा ठंडी है या गर्म है और किस महासागर में ये चलती है। ठीक है, और जल संधियों की बात करें तो कौन सी जल संधि किसे जोड़ती है या फिर किसे अलग करती है। तो ये आपके टॉपिक विश्व भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब अगर विश्व भूगोल के अंतर्गत और भी चीज़ें हम लोग देखें तो एक टॉपिक और आ जाता है कि जो विश्व के भौगोलिक प्रदेश हैं उनमें उगने वाली वनस्पतियाँ। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से भौगोलिक प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और एक टॉपिक यहाँ पर आपका और बनता है, वो है घास के मैदान। तो घास के मैदान के अंतर्गत आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो कि घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, यानी कि इनकी स्थिति के बारे में। और दूसरा आपको पढ़ना है कि ये घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या फिर शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है। दो चीज़ें घास के मैदानों के संदर्भ में हमेशा पूछी जाती रही हैं। ठीक है, तो ये विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक हो गए। अगर हम विश्व भूगोल की और बात करें तो यहाँ पर एक टॉपिक आपका और निकल के आता है, वो है विश्व के उद्योग। यहाँ पर भी आपको ये पता करना है कि जो विश्व के प्रमुख शहर हैं, मतलब जो औद्योगिक शहर हैं, वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको ये पता करना होगा। काफ़ी बार ये चीज़ें सारी मिलान के लिए ज़्यादातर दी जाती हैं, तो आपको उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। और आपको पता होगा कि आजकल जो ट्रेंड बीईओ की परीक्षा में भी देखा गया है, या फिर जो अभी विगत परीक्षाएं हुई हैं यूपी पीसीएस की, उसमें लगातार देखा जा रहा है कि ये जो मिलान वाले क्वेश्चन है इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो कुछ भी
और कथन वाले क्वेश्चनों की भी संख्या बढ़ रही है, आपको पता होगा। तो वन लाइनर का ट्रेंड लगभग ख़त्म सा हो रहा है यूपी पीसीएस के अंतर भी देखा जाए तो ये हमारे विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक थे। अच्छा, एक टॉपिक इसके अंतर्गत और आता है, वो है चक्रवात। ठीक है, आप लोग चक्रवात के बारे में भी पढ़ लेंगे। और चक्रवात के बारे में पढ़ना क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ थ्योरी लेके नहीं बैठ जाना है कि कौन सा चक्रवात कहाँ आता है। जैसे टाइफून हो गया, हरिकेन होता है, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भारत और विश्व के भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत की। ठीक है, तो अगर हम प्राचीन भारत के अंतर्गत देखें तो यहाँ से जो प्रश्नों के आने की जो आपकी संभावना है वो लगभग है 4 से 5 प्रश्न, और 4 से 5 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाषाणकालीन, जो पाषाणकालीन आपके स्थल हैं, ठीक है, आपको उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और उनके बारे में पता क्या करना है कि वो स्थल कहाँ पर स्थित हैं और उनसे किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कृषि के साक्ष्य हैं, कहीं पे हड्डियों के उपकरण मिले हैं, तो आपको यही पता करना कि पाषाणकालीन स्थलों में वो कहाँ पर स्थित हैं और उनसे किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं। यही चीज़ आप लोग हड़प्पाकालीन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यही आपको हड़प्पाकालीन स्थलों के बारे में भी यही पढ़ना है कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। वहाँ पर नदियाँ भी थीं हड़प्पा काल के संदर्भ में पढ़ने के लिए, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से क्या किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर पढ़नी है कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी बार मिलान के लिए पूछा गया है, तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद आपका जो आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो इनको आपको पूरा ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ इनका एक फिक्स ट्रेंड नहीं है कि इस चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बौद्ध और जैन धर्म को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। अगर हम महाजनपद काल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित था और उसकी राजधानी क्या थी। बस आप इससे ज़्यादा इसके अंतर्गत कुछ मत पढ़िए, बस यही काफ़ी है कि कौन सा महाजनपद कहाँ था और उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत फिर आता है मौर्य काल। ठीक है, और मौर्य काल के अगर अंतर्गत हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या है वो बनती है सम्राट अशोक से, और वो भी अशोक के अभिलेखों से। आपको पता होगा कि जो उसके स्तंभ अभिलेख थे, शिला अभिलेख थे या फिर गुफा अभिलेख थे, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उन अभिलेखों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब अगर अगले कुछ यहाँ पर टॉपिक्स की बात करें प्राचीन भारत के अंतर्गत, तो हम लोग देखेंगे आपको कुछ लोगों के बारे में पढ़ लेना है, जैसे कि कनिष्क, ठीक है, और हर्षवर्धन। इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगर हम बात करें तो गुप्त काल के अंतर्गत, वैसे आपको गुप्त काल पूरा ही पढ़ना चाहिए, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप गुप्त काल को मेरे हिसाब से आप पूरा इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अगले कुछ टॉपिक्स की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला थी, ठीक है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा मंदिर या फिर गुफा, स्तूप जो भी होते थे वो किस राज्य में स्थित है, उसका निर्माण किसने और कब करवाया है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी बार आ जाती हैं और लगातार यूपीपीसीएस इनसे क्वेश्चन पूछता रहता है। अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें तो आपको चोलों के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है,
जो चोल साम्राज्य था उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा देखा गया है लगातार कि जो यूपीपीसीएस है वो चोल से क्वेश्चन को ज़्यादा ही बनाता है, जो वहाँ के जो अन्य जो शासक थे उनकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्राचीन इतिहास के अंतर्गत टॉपिक। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक और प्राचीन भारत से इम्पोर्टेंट बनता है, वो आपका है जो प्राचीन साहित्य था। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कौन सा साहित्य किसने लिखा है। अब यहाँ पर आपका एक टॉपिक और छूट रहा है यहाँ पर, वो है वैदिक काल। ठीक है, वैसे तो वैदिक काल के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ने को है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंतर्गत आप चारों वेदों के बारे में, ठीक है, चारों वेदों के बारे में और उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों के, उनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया कि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और एक यहाँ पर एक टॉपिक और कवर कर लीजिए वैदिक काल से, वो आपकी है कि जो वैदिक देव मंडली थी। ठीक है, देव मंडली से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इसलिए आपको वैदिक काल के अंतर्गत चारों वेदों के बारे में पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, और उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में, और जो वैदिक देव मंडली है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। अब अगर हम लोग मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कितने प्रश्न? 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो, अगर यहाँ पर सीधा हम बात करते हैं गुलाम वंश की। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो गुलाम वंश में सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो गया इल्तुतमिश है और आपका बलबन हो गया। आपको इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेना है, और फिर तुगलक वंश के 2 शासक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन लगातार इन्हीं से बनते रहे हैं कि गुलाम वंश के अंतर्गत आपको पढ़ लेना है, मैंने बताया था इल्तुतमिश और बलबन को, और फिर अलाउद्दीन खिलजी वंश के अंतर्गत आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेना है, और यहाँ पर आपको तुगलक वंश के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बन रही है वो ये है कि आपको जो सल्तनत कालीन यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था उसमें जो क्या बोलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे ये प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि ये क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हो या फिर आपकी मुगल काल के अंतर्गत हो, प्रशासनिक व्यवस्था हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, और ये इनसे क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं। तो इनकी आप प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखें जो दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम लोग बात करेंगे मुगल काल की। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कहाँ पर? अकबर के ऊपर। अकबर से लगातार ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप मुगल काल में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अकबर पर। ठीक है, और अब क्या करना है, मुगल काल के प्रशासन के बारे में आपको अच्छे से जान लेना है, और एक चीज़ और जाननी है इनकी स्थापत्य कला के बारे में। आपको पता है कि जो मुगल शासक थे उन्होंने भारत के अंदर काफ़ी कुछ स्थापनाएं करवाई, जैसे ताजमहल, लाल किला, इन चीज़ों के बारे में जितने भी मतलब स्थापनाएं हुई हैं मुगल काल के अंतर्गत आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ पर 2 टॉपिक और आप यहाँ पर कवर कर लीजिए कि मुगल यानी कि इस मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया। ठीक है, कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में
भारत आया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कि कौन से यानी कि इस मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कौन से लेखक ने अपनी कौन सी रचना की, किस चीज़ की, ये भी काफ़ी बार मिलान के लिए यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो मध्यकालीन इतिहास है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, इतना काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड लगातार यही रहा है और यहीं से क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं। अब चलते हैं आधुनिक भारत की तरफ। देखिए आधुनिक भारत के अंतर्गत क्या है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन लगातार इधर उधर से इसमें पूछे जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कुछ 2-3 या फिर 4-5 इसके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि प्रश्न लगातार बनते रहते हैं, तो हम लोग उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो आधुनिक भारत देखें तो जीएस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 10 से 13 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं आपसे। तो प्राचीन इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे जो लगातार पूछे जाने वाला यूपीपीसीएस का टॉपिक है वो है जो यानी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे भारत के अंतर्गत, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन विद्रोह के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुए थे उन विद्रोह के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि ये विद्रोह कब हुए थे, ठीक है, कहाँ हुए थे, ठीक है, और किसके नेतृत्व में ये किए गए थे। तो ये 3 चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। और फिर एक यहीं पे विद्रोह सबसे बड़ा जो हुआ था वो 1857 की क्रांति था। इसको आप पूरा ही अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन मैंने देखा है कि लगातार बनते रहते हैं, तो आपको 1857 की क्रांति को पूरा कवर करना है। अब बात कर लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो है आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये वैसे बहुत एक बड़ा टॉपिक है लेकिन आपको इसमें यही पढ़ना है कि कौन सी सामाजिक सुधार संस्था, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित करी गई, कब करी गई और कहाँ करी गई और उनके उद्देश्य क्या थे। ये 4 चीज़ें आप लोगों को पता कर लेनी है। तो इससे आपका जो पूरा जो सामाजिक सुधार आंदोलन है वो कवर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा बनता है कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ना क्या है कि ये अधिवेशन कौन सा अधिवेशन कब हुआ, क्या उसमें महत्वपूर्ण चीज़ हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। ये 3 चीज़ें आपको कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपको गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, तो आपको गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए और मोस्टली तब जब गांधी जी इंडिया 1915 के अंदर आपको पता होगा कि गांधी जी इंडिया आए थे, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए जो स्टार्टिंग में जो उन लोगों ने वो चीज़ें चलाई थी, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह था और अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार ये चीज़ें क्रम से लगाने के लिए भी आ जाती हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक इतिहास के अंतर्गत, वो है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पुस्तकें या पत्र या पत्रिकाएं लिखी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं या फिर पत्र लिखे गए हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनसे लगातार क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के अंतर्गत यूपीपीसीएस पूछता रहता है। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी यहाँ से बनने की है, संभावना वो है 10 से 13। तो ये कुछ आधुनिक इतिहास के टॉपिक थे।